नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार स्टेट या बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने भूगोल के टॉपिक को स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको मिट्टी के बारे में बताया, मिट्टी के प्रकार के बारे में बताया तथा ये भी समझाया कि मिट्टी का विस्तार कैसे कैसे और कहाँ कहाँ है। ठीक है, आज की वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय वनस्पति के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारतीय वनस्पति। क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं इसलिए हमें भारत की चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भारतीय वनस्पति की बात करें या विश्व के वनस्पति की बात करें तो वनस्पति मीन्स यहाँ पे है जड़ी बूटी दवाओं से नहीं, यहाँ मतलब पेड़ पौधों से है। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे वहीं फलते फूलते हैं जहां वर्षा अच्छे से होती है। तो इस प्रकार अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे हम वर्षा और वनस्पति दोनों को साथ में कंबाइन करके चलेंगे और दोनों चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। वर्षा के आधार पे, यानी कि कहाँ पे कैसे वर्षा हो रही है, किस हिसाब की वर्षा हो रही है, उस आधार पे हमारे यहाँ की जो वन है कई प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी का डेटा देंगे। जो एनसीईआरटी ने डेटा दिया है एग्जाम के तौर से या कुछ भी आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम पढ़ते हो तो एनसीईआरटी सबसे परफेक्ट बुक होती है। उसके अनुसार हम आज भारतीय वनस्पति को पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्षा के आधार पे कहा जाए तो वर्षा के आधार पे कहा जाए भारतीय वनस्पति को कुछ विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। अब हम समझते हैं पहले भारतीय वनस्पति होती क्या है। देखिए, वनस्पति की बात करें, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधों की प्रजाति। अगर आपके यहाँ 1000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो कहा जाएगा कि 1000 प्रकार के, यानी कि आपकी जो वनस्पति संपदा है वो विविध प्रकार की है। लेकिन मान लीजिए 1000 प्रकार के आपके आम के पेड़ हैं तो आपके यहाँ वनस्पति संपदा विविध प्रकार की नहीं है, एक ही प्रकार की है, ज्यादा है, लेकिन विविध प्रकार की नहीं है। तो विविध प्रकार की होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास 10 शर्ट हैं, अगर आप 10 शर्ट पहनते हो तो कहा जाएगा ये बड़ा अच्छा है, इसके पास 10 शर्ट है। लेकिन आपके पास एक ही शर्ट है, ब्रांडेड शर्ट है, भले से 2 लाख का हो, लेकिन लोग कहेंगे अरे यार इसके पास एक ही है। ठीक है, तो यानी कि वनस्पति का विविध होना जरूरी है। वर्षा के आधार पे हमारे यहाँ वन को या वनस्पतियों को कितने प्रकार में बांटा गया है आज हम समझेंगे। देखिए, पहला, वर्षा के आधार पे पहला जो वन है हमारे भारत देश का वो है उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। सदाबहार वन। अब देखिए, इसको हम समझते हैं उष्णकटिबंधी सदाबहार वन है क्या। पहले हम ये समझ लेते हैं ये होता कहाँ है। देखिए, 200 सेंटीमीटर वर्षा जहां ज्यादा होगा, 200 सेंटीमीटर से ऊपर, 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा जहां होगा वहां पे ये वन पाए जाते हैं। अब ये 200 सेंटीमीटर क्या है? क्या इतना पानी बरस जाता है कितना पानी डूब जाए? ऐसा नहीं है। पूरे वर्ष भर में कितनी बारिश हुई है उसका एक एवरेज पैमाना लिया जाता है। उसके अनुसार जिन जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, जब मैंने आपको मौसम बताया था तो मैंने आपको बताया था 2 जगह पे, एक ये पश्चिमी घाट और एक ये पूर्वी हिमालय, यहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और एक यहां होती है। ठीक है, एक यहां होती है। तो अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ये वन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये वन पाए जाते हैं आपको पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं भैया? पश्चिमी घाट में। और कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय में। ठीक है, तो अगर आप भूगोल को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे या उत्तर पूर्वी पहाड़ी पे तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पश्चिमी घाट पे भारत का निचला हिस्सा है और ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पे, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पे। अब अच्छा, पश्चिमी घाट में देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरब वाला हिस्सा है और ये जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? पश्चिम वाला हिस्सा है। तो पश्चिमी घाट पे, लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ या पश्चिम तट पर, पश्चिम तट पर, क्लियर। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा ये पश्चिमी घाट है तो इसका ये पूरब वाला हिस्सा है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से पे ये वन पाए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे ही यहाँ से बादल उठते हैं धड़ाक 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 यही पानी पूरा बरसा देते हैं। क्योंकि पश्चिम घाट कई किलोमीटर में फैला हुआ है तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक पूरब वाला एक पश्चिम वाला। हम ऐसा क्यों समझा रहे हैं आगे भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के वन कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पे आपको ये वन देखने को मिल जाएंगे। इन क्षेत्रों में औसतन वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर के ऊपर या 200 सेंटीमीटर के आसपास इन क्षेत्रों में वर्षा आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर देखिए अगर हम औसतन लंबाई की बात करें तो इस क्षेत्र में 60 मीटर लंबे आपको पेड़ देखने को मिलते हैं और यहाँ का जो तापमान है वो 22 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब अगर एवरेज आप टेम्परेचर लेंगे तो 22 सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है और साथ ही साथ ये आपकी जो लंबाई होती है पेड़ पौधों की वो कितनी होती है? लगभग 60 मीटर के आसपास आपको पेड़ पौधों की लंबाई आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहेगा। अब देखिए समझते हैं कि जैसे इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुछ विशेष पौधे में जानने तो पड़ेंगे ही। तो इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो आपको रोजवुड बहुत फेमस पेड़ है ये। रोजवुड की बात महोगनी, एनी और एबनी, ये कुछ उदाहरण है या पौधे के कुछ प्रकार हैं जो आपको कहां देखने को मिलते हैं? आपको मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए इन पेड़ पौधों की खासियत ये है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे इनकी खासियत ये है ना कि ये सभी पेड़, जैसे कुछ पेड़ क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए ये पूरा जंगल है, ठीक है। ये पूरा क्या है? जंगल है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये कुछ पेड़ जनवरी में पत्ते गिरा दिए, कुछ पेड़ फरवरी में, कुछ मार्च में, कुछ मई में, कुछ जुलाई में, कुछ जून में, कुछ दिसंबर में, ऐसे ये काम करते हैं। जब ये पत्ता गिराता है तो ये वाला रहता है, ये गिराएगा तो इसका रहेगा, ये गिराएगा तो इसका आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे जंगल में कभी भी आपको सूखा पत्ता नजर नहीं आएगा। जैसे अब 10 में से एक टकला है, 10 बार वाले हैं तो कहा जाएगा कि बार वाले ज्यादा हैं और बार वालों की संख्या ज्यादा होगी। उसी प्रकार से पूरे जंगल में अलग अलग समय पर अलग अलग पत्ते गिरते रहते हैं, अलग अलग पत्ते सूख के गिरते रहते हैं और उससे कहीं ज्यादा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो सदाबहार वन में हम कहते हैं कि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक पेड़ पत्ता गिराता है, लेकिन कारण बस वही है कि एक गिराता रहता है, 10 खड़े रहते हैं, फिर एक गिराएगा, फिर 10, ऐसे बारी बारी अपना वो लोग काम भी कर लेते हैं और पूरा काम अच्छे से हो भी जाता है, ठीक है। तो सदाबहार वन क्यों कहा जाता है आपको समझ में आ गया? ये पेड़ पौधे वर्ष भर हरे दिखते हैं, हरे होते नहीं है, हम लोग गलत पढ़ते हैं, हरे दिखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन। पूरा इनका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं इसलिए उष्णकटिबंधीय, वर्ष भर हरे दिखते हैं इसलिए सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन। अच्छा अब देखिए आगे की चीजों को समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ किताबों में आपको दिया गया कि अर्ध सदाबहार वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो वो भी एक इसी का हिस्सा है। जैसे एक तरफ मान लीजिए, एक तरफ ऐसे पौधे होते हैं जो साल भर लगभग ज्यादा हरे वाले दिखते हैं, लेकिन मान लीजिए इधर कुछ ऐसे भी आ गए जो ज्यादा सूखे वाले हो गए, तो उनको कहा जाता है कि यार ये आधा हरे हैं, आधा हरे नहीं है। तो अर्ध सदाबहार वन और सदाबहार वन दोनों एक ही क्षेत्र में होते हैं, बस थोड़ा सा वनों की हरियाली में थोड़ी सी कमी आ जाती है, बाकी है वही चीज, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपने पढ़ लिया, आपने वर्षा क्षेत्र देख लिया, उसका टेम्परेचर देख लिया, पौधों के प्रकार आपने देख लिए, पौधों के प्रकार देखने के बाद में आपने कुछ एग्जाम्पल भी वहां पे समझ लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वन के प्रकार की। दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय, दूसरा हमारा है उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो पत्ता गिरा देता है, पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ वर्षा क्षेत्र की बात करें तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर, या आप उल्टा चलिए 200 सेंटीमीटर से लेके 70, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर तक जो वर्षा क्षेत्र होता है, 70 सेंटीमीटर तक जो वर्षा क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसको विभाजित किया गया है आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में अगर वर्षा की बात करें तो ये होता है 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के आसपास, और ये होता है 100 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है भाई, 70 से 200 तक था, 70 से जो 100 होता है कम वर्षा वाला, उसको हम क्या कहते हैं? शुष्क पर्णपाती वन। 100 से 200 सेंटीमीटर के जो बीच होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? आर्द्र पर्णपाती वन। अब देखिए इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ होते हैं, और साथ ही साथ इनमें कौन से पेड़ पौधे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये पूर्वी पश्चिमी घाट पे होता है, जो मैंने आपको यहां समझाया था, पूर्वी तट पे। किसके पूर्वी तट पे? पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पे ये पौधे पाए जाते हैं। और इन पौधों में, ठीक है, देखिए इन पौधों में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका महुआ और चंदन। ठीक है, आंवला भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन महुआ और चंदन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वही इनकी बात करें तो इसमें तेंदू, पलाश, ठीक है, तेंदू, पलाश और आपको खैर, ये पौधे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तेंदू, पलाश, खैर, जिनमें से तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी, और खैर से कत्था मतलब खाने, जो लाल होता है मुंह, कत्था खाने के लिए बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आपने क्या देखा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलते हैं? पश्चिमी तट, पूर्वी तट के पश्चिमी घाट पे, या पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पे। कुछ इनका हिस्सा आपका ये उत्तर की पहाड़ियों पे भी मिलता है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन कहीं नहीं होते। आप तो कहेंगे महुआ तो यूपी में होता है, एमपी में भी होता है, जरूर होता है, लेकिन बहुतायत की बात करेंगे तो ये वन यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर? सेकेंड नंबर हमारा हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसकी जो वर्षा क्षेत्र है 200 से 70 सेंटीमीटर। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें चंदन बहुत प्रमुख पौधा है या पेड़ है। दूसरे की बात करें तो शुष्क है, जिसमें तेंदू, पलाश, खैर ये प्रकार आते हैं। और ये शुष्क पर्णपाती वन जो वर्षा क्षेत्र रखते हैं वो 100 से 70 सेंटीमीटर के आसपास ये रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वन का प्रकार देखिए, उष्णकटिबंधीय हो गया, ये हाँ तीसरा। देखिए तीसरा होते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए पहले वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया नहीं, ये वन जो है आपको यूपी में भी देखने को मिलते हैं, बिहार में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये आगे 50 सेंटीमीटर से कम। इस प्रकार के वन देखिए आपको वहां मिलेंगे जहां बारिश थोड़ा कम होती है, गुजरात में, राजस्थान में, तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। और इन पेड़, इनमें जो प्रमुख पेड़ है वो है आपका बबूल के साथ आपका खैर भी इसमें आता है। खैर के साथ साथ आपका इसमें खेजड़ी वृक्ष आता है, जिसको पानी की जरूरत कम पड़ती है। और इसके साथ बेर भी आपका इसमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वो होते हैं जिनमें कांटे भी होते हैं और पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या नहीं होती। तो इस प्रकार के वन कहाँ देखने को आपको मिलते हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जिसमें बबूल, खेर, खेजड़ी ये इत्यादि हैं। ठीक है, इनको वर्षा की बहुत कम आवश्यकता होती है या ये उसी जगह पे होते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये कौन सा वन हो गया आपका? ये हो गया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया है पर्वतीय वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। देखिए अब पर्वतीय वन की बात करें तो हमारे यहाँ पर्वत भी दो प्रकार के हैं। एक हिमालयी पर्वत है या हिमालय पर्वत है, जो कहाँ पे है? उत्तर में है। तो हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर पर्वतीय वन। दूसरा बात करें तो दक्षिण का जो पठार हिस्सा है, जो पठारी भाग है, यानी कि दक्षिणी पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। दक्षिण पे जो पर्वत हैं, अरे भाई उत्तर भारत में तो हिमालय पर्वत है, उस पे जो वन पाएंगे उसको हम पढ़ेंगे। दक्षिण में जो पठारी हिस्सा है, जहां नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अनाईमुडी पहाड़ी है, उस पे भी कुछ वन पाए जाते हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहला हम चर्चा करते हैं उत्तरी पर्वतीय वन, या उत्तर का जो पर्वतीय वन है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए ये वन ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। किस पे? ऊंचाई पर ये निर्भर करते हैं। 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर आपको बहुत जबरदस्त पेड़ देखने को मिलता है। देवदार, चीड़, चीड़ के बाद में ओक। देखिए देवदार जो पौधा है या पेड़ है, बहुत 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 बहुमूल्य पौधा है, बहुत कीमती पौधा है। ठीक है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और ये देखने को कहाँ मिलता है? 2000 लगभग पृथ्वी जब समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे हिमालय पर्वत पे, वहां पर ये वन देखने को मिलते हैं, देवदार, चीड़। ठीक है, देवदार, चीड़ और ओक। थोड़ा और ऊपर चलिए आप, 3000 की ऊंचाई पे जब हम चले जाएंगे, 3000 मीटर की ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो यही वन छोटे हो जाएंगे। ठीक है, छोटे होकर के ये वन अल्पाइन का रूप ले लेते हैं, अल्पाइन। और देखिए अल्पाइन ये घास का रूप, इसमें बहुत हरे हरे होते हैं, बड़ा घास जैसा लगते हैं, और इन घास को चरने के लिए भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? पहाड़ी पर रहने वाले गुज्जर, बकरवाल और भूटिया जनजाति के लोग। ठीक है, देखिए 3000 की मीटर की ऊंचाई पर यही पेड़ पौधे कम हो जाते हैं हाइट में, और वनस्पतियों का धीरे रूप लेने लगते हैं, जिनको चराने के लिए या जो घास के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भेड़ बकरियों का प्रयोग किया जाता है। और कौन करता है? गुज्जर, बकरवाल और भूटिया जनजाति। ठीक है, तो पहाड़ियों पर गुज्जर, बकरवाल, भूटिया जनजाति रहती है, जो पहाड़ियों पर उगने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधों को चारे के रूप में, घास के रूप में इस्तेमाल करती है। और कौन? उनके वहां के भेड़ बकरी लोग। ठीक है, थोड़ी और ऊंचाई पे आप जाएंगे, लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पे, तो अब ये वन टुंड्रा प्रदेश मतलब एकदम बौने प्रदेश के रूप में आ जाएंगे। बौने मतलब पेड़ पौधे एकदम जैसे काई नहीं होता, एकदम छोटे छोटे घास हो जाए जो मिट्टी से लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें लाइकेन और मास ये दो एकदम इंपॉर्टेंट प्रकार की वनस्पति है, जो एकदम पहाड़ी की ऊंचाई भी देखने को मिलती है, बर्फ के साथ लगी रहती है। तो एकदम इसको ध्यान रखना, लाइकेन और मास ये वनस्पति के प्रकार हैं। आपसे पूछता है लाइकेन और मास वनस्पति के प्रकार हैं किसमें, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा पर्वतीय वन, और पर्वतीय वन में भी उत्तर वाले हिस्से में, उत्तर पर्वतीय वन में। क्लियर? चलिए अभी एक बाकी रहेगा, यही एडजस्ट कर लेते हैं। अगर दक्षिणी, ठीक है, देखिए दक्षिणी में ज्यादा नहीं है कुछ। दक्षिणी पर्वतीय वन में ये है कि अन्नामलाई की पहाड़ी पे, दक्षिणी पठार पे, और उसके साथ साथ नीलगिरी पहाड़ियों पर जो वन पाए जाते हैं या जो वनों का प्रकार पाया जाता है उसको हम कहते हैं सोलास। क्या कहते हैं? सोलास। ठीक है, सोलास वन। तो आपसे पूछा है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं या सोलास, तो आपको ये मेन तो आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगे इधर हिस्से में, लेकिन यहाँ पर भी आपको
पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सोलास घास पूछा जाएगा तो पश्चिमी घाट में, और सोलास वन पूछा जाएगा तो ये पठारी भाग में देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा वनों का एक तरह से मोटा मोटा प्रकार। अब हम आगे समझते हैं। देखिए एक का स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, फिर हम आगे की चीजों को देखेंगे और समझेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको भाई। देखिए अब जैसे कि हम वन को पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा घास के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए घास के रेस्पेक्ट में बात करें तो मैंने आपको ये स्थलाकृति बताई थी तो वहां भी समझाया था कि हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर में घास पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मर्ग। मर्ग यानी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। मर्ग घास, इस पे आप सोन लगा दीजिए। सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग ये घास कहाँ पाई जाती है? आपकी जम्मू कश्मीर में। फिर आपकी बुग्याल है, बुग्याल और पयार ये घास कहाँ पाई जाती है? आपकी उत्तराखंड में, ठीक है, या यूके में, बुग्याल और पयार। एक और मैंने आपको भी बताया सोला घास स्थल या सोलास घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये पाया जाता है पश्चिमी घाट में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घास को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्योंकि वनों के विषय हमने पढ़ा, वनों के विषय में पढ़ने के बाद में वनों से संबंधित एक टॉपिक है, बगैर उसके पढ़े आपका इनकम्प्लीट रहता है, ये आर्द्र भूमि। अब ये आर्द्र भूमि क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए आर्द्र भूमि मतलब जमीन का वो हिस्सा जो थोड़ा सा नम हो या नमी हो उसमें, या दलदली हिस्सा हो। ठीक है, तो जमीन का ऐसा हिस्सा जो दलदली हो या नमी हो, जहां पे वनस्पतियां होने की संभावना हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कुल 37 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 37 स्थल हैं टोटल। ठीक है, हमारे यहाँ कुल 37 स्थल हैं जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र में आते हैं। और आर्द्र भूमि को जीवित रखने के लिए या इसको सफल बनाने के लिए हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस क्या होता है भैया? मनाया जाता है। क्लियर हुआ? अब इसमें भारत में चर्चा कैसे हुई? 1971 में रामसर, 1971 में रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, ईरान में रामसर सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन किया गया था 1971 में। इसमें आर्द्र भूमि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी और ये एजेंडा लाया गया था जिसपे भारत ने हस्ताक्षर किया था 1982 में। तभी से हमारे यहाँ आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाता है या उनको संरक्षण दिया जाता है। क्लियर? चलिए अब आर्द्र भूमि के बारे में चर्चा हमने कर लिया, रामसर समझौता क्या था वो भी हमने देख लिया, सम्मेलन क्या था वो भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, देखिए समझिएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति रिपोर्ट में या राष्ट्रीय वन नीति ने कहा था कि हमारे भारत देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसके सापेक्ष 33% हिस्से पर क्या होना चाहिए? 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ठीक है, 33% हिस्से पे वन होने चाहिए। इन वनों में कुछ इलाके संरक्षित हों। संरक्षित मतलब ऐसे इलाके जहां पर मानव प्रवेश निषेध होगा। मानव प्रवेश मतलब यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का वन को काट नहीं सकते, ना उसमें जा सकते हैं, उसमें कोई जानवर रहेंगे और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पे कोई नहीं जाएगा। दूसरा ये हुआ राष्ट्रीय क्षेत्र। राष्ट्रीय क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो वनों का दोहन के लिए बनाया गया है। मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय विकास के लिए, जैसे रेलवे लाइन बनानी हुई, कहीं फाटक बनाना हुआ, कुछ भी बनाना हुआ, कोई काम करना हुआ, कागज हो गया, कागजात कपड़े वगैरह लत्ते वगैरह हो गए, इनको यूज में लाने के लिए आप जंगलों की कटाई कर सकते हैं। कहाँ से? राष्ट्रीय क्षेत्र से। तीसरा हिस्सा राष्ट्रीय वन नीति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र होगा। जंगलों का वह हिस्सा जो ग्रामीण में पड़ता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राम क्षेत्र। ठीक है, ग्राम क्षेत्र के अधीन ही हमारा 2007 का जो जंगल अधिकार कानून आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई जाति, कोई जनजाति, कोई व्यक्ति 25 साल से जंगलों में रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, तो वो जंगल पे उसका अधिकार होगा, वो जो चाहे वहां से कर सकता है। क्लियर हो गया? ये कहा था किसने? राष्ट्रीय वन नीति 1992 ने। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन आजकल पूछता है। देखिए, अगर हम राज्य की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप में वन लगभग 93% के आसपास है। ठीक है, यानी कि 90% एबव है। परसेंटेज मान, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला राज्य जहां जंगल है, लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य वन के हिसाब से एमपी है। अच्छा, और वृद्धि वाला मतलब विगत वर्षों में सबसे ज्यादा वन कहां बढ़ा है, अगर उसके हिसाब से लेंगे तो आपका क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, क्या है? कर्नाटक है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, इसके बाद में छोटा सा टर्म है सामाजिक वानिकी, 1987 में लागू किया था। सामाजिक वानिकी में भी यही कहा गया कि जंगलों की सुरक्षा कैसे की जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय वनस्पति का टॉपिक भूगोल के अंतर्गत। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।